जय हिंद दोस्तों, मैं डी रॉय आप सभी का अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में मस्ट वेलकम है। जैसा कि बता दें हमने कि इन्वायरमेंट का हमने 2 लेक्चर ले चुका है। तो हमने 2 लेक्चर में क्या क्या सीखा है उसको रैपिड मोड ऑफ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि मतलब तेजी से उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में। तो हमने जिक्र कर दिया था 2-3 टॉपिक के बारे में, ध्यान से समझिएगा। मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था वो इन्वायरमेंट था। फर्स्ट जो मेरा टॉपिक था वो था इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हिंदी में इसको वातावरण कहते हैं। वातावरण कहते हैं, ध्यान समझिएगा। वातावरण क्या होता है इसके बारे में हमने पूरी तरह से डेप्थ नॉलेज दे दिया है और डेप्थ जानकारी दे दिया है। यदि आपको वातावरण के बारे में समझना है, इन्वायरमेंट के बारे में समझना है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक चेक कीजिए, वहाँ पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये 2 सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अर्थ पे पाया जाते हैं। ठीक है, अर्थ पे पाया जाता है। अर्थ पे 2 तरह के बेस्ट मटेरियल होता है, एक है आपके पास बायोडिग्रेडेबल और दूसरा जो आपके पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहने का अर्थ है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहा जाता था जिन्हें हम पुनः मिट्टी में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन ब्रोकन into non-poisonous substance is called biodegradable और which cannot be broken into non-poisonous substance is called non-biodegradable substance। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये फिगर आपको दिख रहा, इस फिगर को क्या कहेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, क्योंकि इसको पुनः मिट्टी में स्थापित कर सकते हैं। जबकि इसी का दूसरा रूप आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर को, बोतल को आप देख रहे हैं। ये बोतल ऐसे सब्सटेंस है जिसको आप नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कह सकते हैं, क्योंकि इसको आप पुनः मिट्टी में स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 साल 6 साल बाद या जब भी आप देखिएगा ये जिस रूप में रहेगा वही रूप में रहेगा। तो मेरे भाई आज के जो टॉपिक होगा वो टॉपिक का नाम होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है इसी के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन दिए थे, आपको पता होगा पिछले क्लास में। यदि आपको पता नहीं है तो फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने बोला था कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को प्राकृतिक रूप से प्रदूषण का एक कारण नहीं माना जाता है, क्यों? ये मेरा प्रश्न था कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को प्राकृतिक रूप से प्रदूषित नहीं माना जाता है, क्यों? तो इसका आंसर जो बच्चे लिख के लाए होंगे बहुत सुंदर, जो नहीं लाए हैं कोई दिक्कत नहीं, उसका आंसर सुनिएगा ध्यान से। जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन दिया था उसी का आंसर बोल रहा हूँ। देखिए, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस प्राकृतिक रूप से प्रदूषित नहीं होते। कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई किसी भी पर्सन का या किसी भी एनिमल का, जैसे आपको दिख रहा है ये जैसे सपोज कीजिए बाबू, ये आपको एक जानवर दिख रहा है। ठीक है, इस जानवर का डेथ हो जाता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि उसको या तो दफना देते हैं या तो कहीं गाड़ देते हैं। यदि हम, ध्यान समझिएगा, यदि हम इसको किसी भी मिट्टी में स्थापित कर देते हैं तो मिट्टी में स्थापित करने के बाद क्या होता है कि इस पे बैक्टीरिया जो होता है एक्शन करता है। बैक्टीरिया इस पे एक्शन करता है और इसको ब्रोक डाउन कर देता है। इसको क्या कर देता है? ब्रोक डाउन कर देता है, मतलब इसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देता है। ध्यान समझिए क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हम कहे कि जो आपको जो एनिमल दिख रहा है, यदि आप इसको मिट्टी में गाड़ते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं तो इस पर जो बैक्टीरिया है एक्शन करेगा तो उसको क्या करेगा? ब्रोक कर देगा, उसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देगा। स्मॉल पार्टिकल में तोड़ देगा तो वो धीरे धीरे मिट्टी का एक रूप ले लेगा और जिस मिट्टी पे ये स्थापित होगा वहाँ की उर्वरता शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको प्राकृतिक रूप से प्रदूषित नहीं माना जाता है। जबकि इसी का अपोजिट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी का अपोजिट यदि हम बात करें, ये बोतल के देखिए ध्यान से, आपके पास एक बोतल है, इस बोतल से ही समझ सकते हैं। मान लीजिए ये बोतल है, आप इसको एस्टेब्लिश करते हैं, मिट्टी में इसको गाड़ रहे हैं या नीचे की ओर धंसा देते हैं, फिर भी आप इसको 10 साल 5 साल 20 साल जितने साल बाद आप देखिएगा तो ये जिस रूप में रहेगा उसी रूप में मिलेगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो, लेकिन पूरी तरह से उसी रूप में रहता है। तो कहने का मीनिंग क्या हो गया कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है प्राकृतिक रूप से जो होता है प्रदूषित नहीं होता है, जबकि ये प्राकृतिक रूप से प्रदूषित होता है। बट मेरा जो टॉपिक है वो ये आज के ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक आज का है इकोसिस्टम। तो लगाएंगे हेडिंग, इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, यही टॉपिक होगा। लिखेंगे ध्यान से, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हिंदी में लिखेंगे परितंत्र या परिस्थिति तंत्र।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम। जनरली एग्जामिनर इसको पूछता है और पूछने का चेष्टा भी करता है, और ज़्यादातर ये टॉपिक आपको रेलिवेंट टॉपिक है, इसको पढ़ आप छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि पढ़ना मस्टली है। इकोसिस्टम होता क्या है पहले इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप यदि समझ पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाते हैं तो दोबारा वीडियो देखिएगा, पक्का समझ में आएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पूरे बच्चे को 100% एफर्ट दे। देखिए ध्यान से, इकोसिस्टम में दो तरह के लोग, जैसे पृथ्वी पे दो तरह के लोग रहते हैं, एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। जैसे आपको दिख रहा है ये अर्थ है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये पूरे अर्थ पे दो तरह के लोग यहाँ पे हैं। पूरे अर्थ पे दो तरह का ऑर्गेनिज्म है, एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। एक है लिविंग और एक है नॉन लिविंग। एक को बोलते हैं सजीव और दूसरे को बोलते हैं निर्जीव। हिंदी इंग्लिश बहुत में कर रहे हैं ताकि जो भी बच्चे देख रहे हैं वो दोनों समझेंगे। निर्जीव और सजीव ये क्या होता है? तो जनरली यदि आपको पता होगा कि जिसमें जान होता है वो लिविंग हो गया, और जिसमें जान नहीं है वो नॉन लिविंग हो गया। जैसे हम बात करें ये बोतल का, देखिए ध्यान से, ये बोतल आपको दिख रहा होगा, ये बोतल नॉन लिविंग सब्सटेंस है, क्योंकि इट कैन नॉट रेस्पिरेशन, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट, बिकॉज इट इज ए लिविंग नॉन लिविंग थिंग सब्सटेंस। कहने का अर्थ है कि बोतल में ना तो किसी प्रकार का जनन का क्रिया होगा, ना ही उत्सर्जन का क्रिया होगा, ना ही परिवहन का क्रिया होगा, और ना ही श्वसन का क्रिया होगा, जबकि इसी का अपोजिट, आई हैव टू कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, रेस्पिरेशन एंड मेनी अदर एक्टिविटीज। सो आई एम लिविंग थिंग बट बोतल इज नॉट लिविंग थिंग। आपको समझ में आ रहा है कहना क्या चाहता हूं कि जो अर्थ है, अर्थ पे दो तरह के आपके पास ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो जो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? हम लोग आएंगे लिविंग के कैटेगरी में, नॉन लिविंग के कैटेगरी में। लेकिन एक बात बताइए, क्या लिविंग और नॉन लिविंग से क्या इकोसिस्टम कंप्लीट हो रहा है? नहीं। देखिए इकोसिस्टम को जो इफेक्ट करने वाले कॉजेज है वो दो है, एक है आपके पास एक बायोटिक और एक है नॉन बायोटिक। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों का कॉम्बिनेशन ही इकोसिस्टम होता है। आपसे कोई पूछे कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। कहने का अर्थ है सजीव और निर्जीव दोनों को पूरी तरफ से सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। तो यदि आप समझना चाहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तब लिख सकते हैं। लिखेंगे डेफिनेशन, जो बच्चा लिखना चाहते हैं कि द combination of biotic and abiotic component is called इकोसिस्टम। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहते हैं लिखेंगे, बोल दे रहे हैं। हिंदी वाले बच्चे के लिए हम बोल देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए हम समझा देते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम का परिभाषा लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैव घटक और अजैव घटक का सम्मिलित रूप को परिस्थिति तंत्र या परितंत्र कहते हैं। फिर से सुनिएगा ध्यान से, जैव घटक और अजैव घटक का सम्मिलित रूप को परिस्थिति तंत्र या परितंत्र कहते हैं। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा कि इकोसिस्टम है क्या, ठीक है। यदि एग्जामिनर पूछता है कि इकोसिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, डिफाइंड इकोसिस्टम, ठीक है, एक्सप्लेन इकोसिस्टम, तो आपको यही डेफिनेशन लिखना होगा। परफेक्ट डेफिनेशन है, एग्जामिनर इसको पूछता है। अब जो मेरा टॉपिक है चेंज करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मेरे पास जो इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट था, तो यहाँ पे हेडिंग लगा के लिखेंगे देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। हिंदी में जो बच्चा लिखना चाहते हैं बोल देते हैं, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट इन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, दोनों घटक को समझेंगे, दोनों घटक का नाम लिखेंगे, ठीक है। पहला घटक में लिखेंगे एबायोटिक, ABIOTIC, एबायोटिक कंपोनेंट, COMPONENT, ठीक है। और एक को लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, ध्यान से। इसको लिखेंगे हिंदी में जैव घटक, और इसको लिखेंगे हिंदी में अजैव घटक, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, बायोटिक और एबायोटिक
होता क्या है। अभी हमने आपको पिछले ग्राफ से समझाया था कि देखिए लिविंग और नॉन लिविंग, फिर से एकदम एग्जांपल देना चाहता हूँ। लिविंग और नॉन लिविंग क्या था। लिविंग का आपको फिगर दिख रहा है, ये लिविंग है, ह्यूमन क्या है, लिविंग है, जबकि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नॉन लिविंग है। तो लिविंग जितने भी है सबके सब बायोटिक है, और जितने भी नॉन लिविंग है सबका सब क्या है, एबायोटिक है। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लिविंग थिंग जितने भी है, जितने भी सजीव चीज है, सबके सब किसके कंपोनेंट में आते हैं, जैव घटक के अंतर्गत, और जितने भी निर्जीव होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, अजैव घटक के अंतर्गत। तो आपसे कोई पूछे कि डिफाइंड बायोटिक एंड एबायोटिक, तो आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, हम नीचे की ओर लिख देते हैं, ठीक है। आप कॉपी करते चलेंगे, कॉपी करना नहीं भूलेंगे, कॉपी करते चलिए ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे के लिए है, आप चाहिएगा तो जो मीडियम में लिखना चाहते हो उस मीडियम में लिख लीजिए, क्योंकि हम दोनों फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में लिखेंगे नॉन, लिखेंगे इन विच नॉन लिविंग थिंग आर प्रेजेंट, बोल सकते हैं प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। इसी का अपोजिट कर लेंगे, इन विच लिविंग थिंग आर प्रेजेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपसे सिंपल सी भाषा में यदि कोई कहे तो इसका हिंदी कर सकते हैं। अच्छा हिंदी कर देते हैं, लिखेंगे इसके अंतर्गत, लिखेंगे इसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं को रखा गया है, वस्तुओं को रखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका हिंदी यदि आप लिखना चाहते थे यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को रखा गया है, निर्जीव वस्तुओं को रखा गया है, वस्तुओं को रखा गया है। आप इतना नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको कंप्लीट इकोसिस्टम समझ में आ जाए कि इकोसिस्टम है क्या। फिर हम आपको इकोसिस्टम को समझाने की कोशिश करेंगे, एक फिगर दिखाएंगे जिसकी सहायता से आपको इकोसिस्टम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट करेंगे इकोसिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा मेरे भाई। इकोसिस्टम बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन फिर भी हम रिपीट करेंगे इकोसिस्टम क्या है। आप देखिए ध्यान से, ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये पूरी तरह से इकोसिस्टम का फॉर्मेट दिया गया है। लेकिन इस पिक्चर के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो ही अभी अपलोड किया जा रहा है, एक टॉपिक ही आज पढ़ाए हैं, कोई बात नहीं। इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं आप इसको याद करके आइएगा, बस इतना ही। धीरे धीरे हम लोग एक एक सीढ़ी करके पूरे अंतिम मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि एक दाप में पूरी डोज को नहीं बढ़ाएंगे, एस्टेब्लिश धीरे करके चलेंगे, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये 3rd क्लास होगा, शायद 3rd क्लास है ना बाबू, 3rd क्लास है, तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको इकोसिस्टम नहीं समझ में आया होगा, आप रिपीट कीजिएगा वीडियो को, आपको